हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आलोक पांडे। स्वागत है आप सबका हम सबके इस यूट्यूब चैनल प्रीमियम इंस्टीट्यूट पर। आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करने वाले हैं, जो कि है मैट्रिसेस। अब ये मैट्रिसेस होता क्या है? तो ये जो मैट्रिसेस है ये प्लूरल वर्ड है, यह एक बहुवचन है, प्लूरल वर्ड है। किसका प्लूरल है ये? तो ये मैट्रिक्स का प्लूरल होता है। हम दो वर्ड सुने हैं, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। तो जो मैट्रिसेस होता है यह एक प्लूरल वर्ड है, जो कि मैट्रिक्स का प्लूरल होता है। अब ये मैट्रिसेस होता क्या है? तो मैट्रिक्स हमारा mn संख्याओं का m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार विन्यास m इंटू n क्रम या कोटि का आव्यूह कहलाता है। हिंदी में हम मैट्रिक्स को आव्यूह कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी नंबर, अब वो नंबर चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो या कोई फंक्शन ही हो, अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, अगर आयताकार रेक्टेंगुलर अरे यानी अरेंजमेंट करते हैं तो वह हमारा क्या होता है? मैट्रिक्स आव्यूह कहलाता है। अब एक आव्यूह जैसे a बराबर हमें दिया हुआ है a11 a12 a13 ऐसे ही डैश 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 a1n, फिर इसके बाद a21 a31 ऐसे ही डैश डैश करके am1, ये हमारा हो जाएगा a22, ये हमारा हो जाएगा a32 डैश डैश करके am2, सेम ऐसे ही a23, ये हमारा हो जाएगा a33, ऐसे ही डैश डैश करके am3, और इसी प्रकार से आगे भी डैश डैश करके ये हमारा क्या हो जाएगा? अब देखिए ये हमारा जो है ये हमारी पहली पंक्ति है, पंक्ति यानी रो, जिसको हम आर से शो कर रहे हैं, ये हमारी पहली पंक्ति है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो हमारी पंक्ति कहलाती हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती है वो कॉलम कहलाती हैं। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा पहला कॉलम है, ठीक है। तो देखिएगा ये a33 ये a23 है, तो ऐसे ही हमारा दूसरी पंक्ति है ये, और ये हमारा क्या होगा? nth कॉलम होगा, तो a2n एलिमेंट होगा ये। सेम ऐसे ही ये हमारी तीसरी पंक्ति है, nth कॉलम है, और ये हमारा लास्ट mवीं पंक्ति है और nवां कॉलम है। अब इसमें एक और वर्ड होता है ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है m क्रॉस n होता है। अभी डिफिनेशन हम ऑर्डर की आगे जानेंगे। तो ये इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें mn नंबर्स हैं, जिनको हमने क्या किया है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंज किया हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं इसका पहला कॉलम है, इसका दूसरा कॉलम है, इसका तीसरा कॉलम है, और ये इसका nवां कॉलम है। ये इसकी दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, और ये इसकी mth रो है। तो इस प्रकार से जनरल आव्यूह को हम ऐसे उसके एलिमेंट्स को इस बॉक्स में दिखा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अभी अगर हम बात करें तो जो आव्यूह होता है उसका नोटेशन क्या होता है? अगर हम नोटेशन की बात करें, नोटेशन का मीनिंग ये है कि हम आव्यूह को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसे हम कैपिटल लेटर ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम क्या करें, इस ब्रैकेट के अंदर AIJ लिखते हैं, या इस छोटे ब्रैकेट के अंदर AIJ लिखते हैं, और या एक तीसरा तरीका भी है कि इस प्रकार से डबल लाइंस के अंदर हम AIJ लिखते हैं। तो चाहे जिस तरीके से हम आव्यूह को शो करें। अब ये जो AIJ होता है, AIJ
ये हमारा एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है जो कि कहां पे रखा होता है, तो हम कहते हैं ये आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का एलिमेंट होता है। आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ का एलिमेंट है ये। अर्थात इसका मीनिंग ये है कि ये एलिमेंट हमारा क्या होगा, ये आईएथ जो रो होगी उसमें और जेएथ जो कॉलम होगा उसमें रखा होगा। अभी क्या है कि इसमें जो ये फर्स्ट डिजिट होता है ये किस रो में वो एलिमेंट है ये बताता है, और इसका जो सेकेंड डिजिट होता है वो ये बताता है कि जो हमारा एलिमेंट है वो किस कॉलम में रखा है। जैसे अगर हम बात करें A23 मान लीजिए, तो A23 हमारा क्या होगा, तो ये जो फर्स्ट इसका नंबर है वो इसकी रो को बताएगा कि किस रो में है, तो सेकेंड रो में है। ये जो इसका सेकेंड नंबर है 3, ये हमको ये बताएगा कि ये किस कॉलम में है, तो हम कहेंगे ये थर्ड कॉलम में है। तो जो सेकेंड रो है हमारी ये है और जो थर्ड कॉलम है हमारा ये है, तो देखिए A23 यहां पे रखा हुआ है। ऐसे ही अगर हम और भी एग्जांपल लें, मान लीजिए A32 हमने ले लिया, इसी का अपोजिट, तो अब क्या हो गया है, अब हमारा पहला डिजिट 3 हो गया है जो कि रो को शो करेगा कि ये थर्ड रो में ये एलिमेंट है, और जो दूसरी डिजिट है वो 2 हो गई। इसका मीनिंग ये है कि सेकेंड कॉलम में ये एलिमेंट है हमारा, तो थर्ड रो हमारी ये है और सेकेंड कॉलम हमारा ये है, तो देखिए A32 एलिमेंट आपको ये मिल जाएगा। तीसरी बात यह है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि किसी मैट्रिक्स में अगर m पंक्ति हैं, यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्ति हैं और उस मैट्रिक्स में यदि n स्तंभ हैं, यानी पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रो m से शो करते हैं और कॉलम्स की संख्या नंबर ऑफ स्तंभ हम कह सकते हैं, तो उनको हम n से शो करते हैं। तो यदि किसी भी आव्यूह में m पंक्ति और n स्तंभ हैं तो उस आव्यूह की कोटि, कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं, तो उस आव्यूह मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं m क्रॉस n। ये जो फर्स्ट डिजिट है ये शो कर रहा है कि वह कितने, ठीक उसमें कितनी पंक्तियां हैं, और ये जो सेकेंड डिजिट है वो ये शो कर रहा है कि इसमें कितने कॉलम्स हैं। तो m क्रॉस n इसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि सेम हमने यहां पे देखा हुआ है, m क्रॉस n क्या है, इसका ऑर्डर है इस पूरी मैट्रिक्स के बाद। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स आव्यूह कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह इंग्लिश में इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब नाम में ही आ रहा है रो, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो, यानी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो कितनी हो 1। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो वो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें, ये हो गया 1 3 7 5, ध्यान से देखिए, तो ये एक आव्यूह अगर हम ए इसको मान लें तो ये हमारा एक पंक्ति आव्यूह है। क्यों, तो क्योंकि इसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ही इसमें रो है। कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स तो बहुत सारे हैं, एक ये कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो पहले हम नंबर ऑफ रो लिखते हैं, तो 1 रो है इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम्स कितनी है 4 हैं, तो 1 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर है। और भी एग्जांपल्स की बात करें, जैसे ए बराबर दिया है 7 - 2 5, तो अब इसमें देखिएगा 3 कॉलम है, C1 C2 C3। ऐसे हम मैट्रिक्स लिख के इसको ऐसा लिखते नहीं है कि C1 C2 C3, अभी मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूं। बाकी इसमें रो की बात करें तो एक ही रो है, तो इसमें भी देखिए केवल एक ही पंक्ति है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स है।
नेक्स्ट हमारा टाइप है स्तंभ आव्यूह। जैसे पंक्ति आव्यूह होता है वैसे ही स्तंभ आव्यूह होता है। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो सेम वैसे ही स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह है जिसमें केवल एक ही स्तंभ होगा, अर्थात नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या कितनी होगी, एक ही होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो एक आव्यूह ए हमारा दिया हुआ है, मान लीजिए 2 7 3। तो देखिएगा इसमें क्या है, हमारा एक ही वर्टिकल लाइन है, एक ही कॉलम है। लेकिन अगर हम रो की बात करें तो इसमें 3 रो हैं, R1 R2 और R3। एक और एग्जाम्पल अगर हम ले लें, A बराबर -1 3 2 9। तो ध्यान से देखिएगा इसमें एक कॉलम, लेकिन पंक्ति कितनी है, रो कितनी है, 4 रो हैं, R1 R2 R3 और R4। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो वो हमारा स्तंभ आव्यूह। हमारा है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा हो, अर्थात स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। ये ग्रेटर देन का साइन है, यानी स्तंभों की संख्या जिसको हम n से दिखाते हैं, ठीक है, m क्रॉस n, m पंक्ति होता था, n स्तंभ होता था, तो जो n होगा वो m से ज्यादा होगा। तो ऐसे आव्यूह को हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। एग्जाम्पल की बात करें तो एक मैट्रिक्स A इस प्रकार से है। अब स्तंभों की संख्या ज्यादा है, तो मान लीजिए 2 3 7 6 -1 5 8 2 1 0 3 5। अगर हम इस आव्यूह को ध्यान से देखें तो इस आव्यूह में 1 2 और 3 रो हैं। और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो इसमें C1 C2 C3 C4 4 कॉलम्स हैं, 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। तो कॉलम्स की संख्या जो है वो स्तंभों की संख्या जो है वो पंक्तियों की संख्या से ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। सेम ऐसे ही होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। अब ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है, तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या ये स्तंभों की संख्या से अधिक हो, स्तंभों की संख्या से अधिक हो, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, वो हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। यानी पंक्तियों की संख्या m जो होगी वो स्तंभों की संख्या n से ज्यादा होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, तो एक आव्यूह है A बराबर 2 3 5 7 1 8 -1 3। इस आव्यूह को ध्यान से देखिए, तो इस आव्यूह में R1 R2 R3 R4 4 पंक्तियां हैं, 4 रो हैं। और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो सिर्फ 2 ही वर्टिकल लाइंस हैं, C1 और C2। तो हम कह सकते हैं पंक्तियों की संख्या 4 है, स्तंभों की संख्या 2 है, 4 2 से ज्यादा है, तो क्या होगा, ये हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। अब इसी से रिलेटेड एक होता है कि यदि पंक्तियों की संख्या
स्तंभों की संख्या के बराबर आ जाए, अर्थात जितनी पंक्तियों की संख्या हो उतनी ही स्तंभों की संख्या हो, m बराबर क्या हो, n हो। तो जो ऐसा आव्यूह होता है, ऐसा मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी वो हमारा वर्ग आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए बराबर मान लीजिए 1 1 1 1, दो ही पंक्तियां हैं R1 और R2, दो ही कॉलम भी हैं C1 और C2, दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, दो क्षैतिज रेखाएं हैं। एक दूसरा आव्यूह मान लीजिए ए बराबर दिया है 2 3 5 7 -1 6 -2 3 4। तो इस आव्यूह को ध्यान से देखिए, इसमें तीन पंक्तियां हैं R1 R2 R3 और तीन ही क्या है, स्तंभ भी हैं C1 C2 C3। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक वर्ग आव्यूह कहलाएगा, क्योंकि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या है, तीन तीन है। अगर हम इन सब के ऑर्डर की बात कर लें तो ध्यान से देखिए, इसमें तीन पंक्ति थी, पंक्ति की संख्या को हम पहले लिखते हैं 3, फिर क्रॉस, और स्तंभ कितने हैं, 4 हैं। ये 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। इसमें पंक्तियों की संख्या 4 है तो पंक्तियों की संख्या पहले लिखी जाती है, फिर क्रॉस, स्तंभों की संख्या 2 है, ये 4 क्रॉस 2 का एक वर्टिकल मैट्रिक्स है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स था। और अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ दो पंक्ति दो स्तंभ है, तो 2 क्रॉस 2 का ये एक वर्ग आव्यूह है। यहाँ तीन पंक्ति तीन स्तंभ है, तो ये 3 क्रॉस 3 का एक वर्ग। बाद हम बात करते हैं कि रिक्त आव्यूह क्या होता है। अगला हमारा टाइप है रिक्त या शून्य आव्यूह, जिसको हम जीरो या नल मैट्रिक्स कहते हैं, नल और जीरो मैट्रिक्स। तो नाम में ही पता चल रहा है कि शून्य आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, वो हमारा रिक्त या शून्य आव्यूह कहलाता है। इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसमें तीन पंक्तियां हैं और तीन ही स्तंभ हैं, तो हम कह सकते हैं 3 क्रॉस 3 का एक नल मैट्रिक्स है। अब जरूरी नहीं है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, यह भी हमारा क्या हो सकता है, एक नल मैट्रिक्स है। इसमें दो पंक्तियां हैं तो ये 2 और 3 स्तंभ है तो 2 क्रॉस 3 का एक नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारा टाइप है इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इकाई या तत्समक आव्यूह होने के लिए सबसे पहले तो किसी आव्यूह को वर्ग आव्यूह होना पड़ेगा, यानी एक ऐसा वर्ग आव्यूह। पहली कंडीशन तो यह है कि एक वर्ग आव्यूह ही इकाई या तत्समक आव्यूह हो सकता है। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्व इकाई हो, इकाई यानी एक हो, तथा शेष सभी तत्व शून्य हो, वो आव्यूह हमारा इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहली चीज तो ये मुख्य विकर्ण क्या होता है। मुख्य विकर्ण हमारा हम कह सकते हैं कि जो पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है उसका जो पहला एलिमेंट होता है
उससे लेकर हम जो आखिरी पंक्ति और आखिरी स्तंभ का जो अवयव है वहां तक मिलाने वाला जो ठीक है एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट उसके अंतर्गत आएंगे वो सब मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल में, तो मान लीजिए ये एक I2 आपको दिया है। I2 क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब ये वर्ग आव्यूह होगा 1 1 0 0। देखिए इसमें क्या है, I2 इसलिए बोला है इसमें क्योंकि इसमें दो पंक्ति और दो ही स्तंभ है इसमें। और प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण हमारा यही है, बाएं से अंतिम तक दाएं, यानी बाएं ठीक है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दाएं अंतिम पंक्ति अंतिम स्तंभ का जो अवयव होता है वो हमारा क्या होगा, मुख्य विकर्ण का तत्व कहलाता है। तो वो सभी तत्व देखो एक है और शेष तत्व क्या है, शून्य है। अब जैसे हम एक I से दिखाते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, एक I3 लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा 1 0 0 फिर 0 1 0 0 0 1। तो अब भी देखिए तो इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, एक है, और शेष सभी एलिमेंट्स क्या है, शून्य है। तो ये हम कहेंगे कि ये 3 क्रॉस 3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 ही कॉलम है। और ये 2 क्रॉस 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हमारा है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक ऐसा वर्ग आव्यूह, ये भी आव्यूह हमारा एक वर्ग आव्यूह होना जरूरी है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। अब कहेंगे कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में फिर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स है वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 2 3 5, शेष सभी अवयव क्या है, शून्य है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो मुख्य विकर्ण के अवयव है उनको एक होना पड़ता है, वो केवल एक ही होते हैं, एक यहां भी, एक यहां भी, एक यहां भी। तो यहां पे देखिए, यहां पे वो नंबर्स क्या है, डिफरेंट है, और ये एक के इक्वल भी नहीं है। तो ये हमारा एक विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। और चूंकि इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, तो ये 3 क्रॉस 3 का एक विकर्ण आव्यूह है। अभी इसी से रिलेटेड एक और आव्यूह है जो कि ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करता है कि अदिश आव्यूह क्या होता है। तो अदिश आव्यूह जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो ऐसा वर्ग आव्यूह, ये भी वर्ग आव्यूह होना चाहिए जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। ठीक है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, समान हो। यहां पे मुख्य विकर्ण के अवयव समान नहीं थे, तो ये हमारा विकर्ण आव्यूह कहला रहा है। लेकिन अगर मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो जाएं और शेष अवयव क्या हो, शून्य हो। मान लीजिए मुख्य विकर्ण के अवयव 5 5 5 हैं और शेष सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स सेम ही हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 ही कॉलम्स हैं, 3 क्रॉस 3 का एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो बाकी अवयव इसमें भी शून्य है, बाकी अवयव इसमें भी शून्य है। यहाँ पे मुख्य विकर्ण के तत्व क्या है, वो सेम नहीं है। यहाँ पे मुख्य विकर्ण के तत्व क्या है। नेक्स्ट हमारा है दो आव्यूहों की समानता, यानी इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो आव्यूह समान कब होते हैं। तो देखिए अगर एक आव्यूह ए है और एक आव्यूह बी है, तो ए और बी ये समान कब होंगे। इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों आव्यूहों की कोटि बराबर होनी चाहिए, ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अर्थात ए की जो कोटि है ये बी की कोटि के इक्वल होनी चाहिए, तब वो समान कहे जाएंगे। और एक और कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। इस कंडीशन में भी वो जरूरी नहीं है कि वो बराबर ही हो जाएं। एक और कंडीशन जरूरी है
कि उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए। ए और बी के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, संगत अवयव बराबर होने चाहिए। यानी ए आई जे, ठीक है, अगर हम आव्यूह ए के जो एलिमेंट्स है वो ए आई जे से दिखा रहे हैं, तो आव्यूह बी के एलिमेंट्स मान लीजिए बी आई जे है, तो ए आई जे बी आई जे के इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें कि ए बराबर हमारा दिया है 2 3 4 6 और बी बराबर दिया है हमारा 2 3 4 6। तो देखिए आप, इसका पहला अवयव सेम है, इस आव्यूह का दूसरा अवयव इस आव्यूह का दूसरा अवयव सेम है, इस आव्यूह का तीसरा अवयव इस आव्यूह का तीसरा अवयव सेम है, और इस आव्यूह का चौथा अवयव इस आव्यूह के चौथे अवयव के सेम है। तो संगत अवयव दोनों आव्यूहों के क्या हैं? बराबर हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए जो है वो बी के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये था दो आव्यूहों की समानता। तो इस प्रकार से हमने आज मैट्रिक्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना